दो तीन इशू मुझे आप लोगों से शेयर करने हैं। मुख्य रूप से आरबीएसके की टीम, जो हमारा चिन्हांकन होता है बच्चों का, जो हमारे वेरियर्स हैं उनके क्रम में जो चिन्हांकन का एक फॉर्मेट दिया गया है, जो नोडल टीचर को चिन्हांकन करके प्रस्तुत करना होता है। उसके बाद आरबीएस की टीम आती है और वो जिस दिन आती है उसके हिसाब से माइक्रो प्लान बनता है। वो माइक्रो प्लान में जो तिथि निर्धारित की जाती है, ये अपेक्षा की गई है कि वहाँ के बीओ ये निश्चित करेंगे कि जहाँ जहाँ टीम को जाना होता है, आरबीएसके की टीम को जाना होगा, वहाँ के 100% बच्चों की उस दिन सुनिश्चित कराई जाएगी। कई जगह बड़ी विडंबना की स्थिति होती है कि माइक्रो प्लान हमारा जैसे बीओ आप लोगों को बता नहीं पाता, या जो नोडल टीचर है पर्टिकुलर स्कूल के हेड टीचर हैं या वहाँ के संकुल केंद्र का है, उनको अवगत नहीं करा पाता, जिसकी वजह से स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित ना होने की वजह से दिक्कत आती है। कुछ सज्जन कह रहे हैं कि वॉइस नहीं आ रही, कृपया अपना सिस्टम चेक करें, वॉइस मेरी प्रॉपर जा रही है। मैंने सभी को इसलिए म्यूट किया है प्रॉपरली कि लोग जबरदस्ती उसको हमेशा खोलने का प्रयास करते हैं। अब मेरी आवाज आ रही है? आप प्रॉपर एक गाइडेंस देंगे जिससे कि वो आपके बैरियर्स वाला जो फॉर्मेट है, कौन कौन से दिव्यांगताएं हैं उसको प्रॉपरली भर सके, बच्चों का चिन्हांकन कर सके। क्योंकि स्पेसिफिक चिन्हांकन तो आरबीएसके की टीम ही कर पाएगी, लेकिन हमारे नोडल टीचर को ये जानकारी होनी चाहिए कि उसके बच्चे किस स्थिति में हैं। दूसरे जो स्पेशल टीचर्स हैं उनको भी विशेष रूप से अपना कार्य दायित्व जो है बहुत स्पष्ट रूप से उनको इंगित किया गया है, बताया गया है, तो वो भी अपने कार्य दायित्वों को सही प्रकार से निर्वहन करें, जिससे कि उन नोडल टीचर्स को भी एक बल मिलेगा। आप जो कार्य कर रहे हैं उसके अनुरूप आपके बच्चे भी जो चिन्हित होंगे बेहतर रूप से अपना सीख पाएंगे। हम लोग लगातार प्रयास करते हैं एक एक बच्चे की आपको आईपी बनानी थी, कुछ लोगों ने आईपी बनाई, कुछ लोगों ने आईपी नहीं बनाई, कुछ लोगों ने एक्टिविटी ही नहीं कराई। तो वो सारी चीजें समीक्षा में आती है, सारी चीजें ऑनलाइन होती हैं। वर्तमान में जिस प्रकार से उपस्थिति आपकी बच्चों की देनी चाहिए प्रतिदिन, नोडल टीचर को देना चाहिए, उसके हिसाब से वो नहीं दे रहा है। तो ये जिम्मेदारी एक हमारे स्पेशल एजुकेटर की है, जिससे कि वो से आग्रह ये है कि आपको बहुत दायित्व दिए गए उनको अक्षर से अनुपालन करना है। नोडल टीचर्स को आपको, क्योंकि आने वाले समय में ट्रेनिंग देनी है, जो हम स्पेशल एजुकेटर सभी सीमेट में 5-5 दिन का एक ट्रेनिंग सेशन किया था। सभी 225 मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए गए हैं। वो मास्टर ट्रेनर अभी जिले में जाकर, अगले महीने से हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, जिले में जाकर उस चीज को कराएंगे। मास्टर ट्रेनर तैयार करेंगे, फिर 5-5 दिन की नोडल टीचर्स की ट्रेनिंग होगी और उसके बाद वो ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी। तो ये सारी चीजें आपको एक्सरसाइज करनी होगी, तो आपका दायित्व और बढ़ रहा है। कई चीजें आती हैं, कई बार आप लोग नेगेटिव भी सोचना शुरू करते हैं, कई चीजें आती हैं वो कोई यहाँ शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। तो मुख्य रूप से आपको समन्वय स्थापित करना है, आरबीएसके की टीम से अपने बीओ से प्रॉपरली समन्वय स्थापित करना है, और जो नोडल टीचर्स है उनके साथ समन्वय स्थापित करना है, और जो आपके बैरियर्स वाला फॉर्मेट है उसको प्रॉपरली भरवाना है। एक सप्ताह में आप रणनीति बनाइए, हर एक नोडल टीचर से बात करिए, क्योंकि जब तक आप बात नहीं करेंगे, आप ये मान के चलिए कि कई बार आदमी सोचता है कि साहब मैं बात क्यों करूं। अब समय बदल गया है। एक समय हुआ करता था जब मोबाइल शुरू में थे तो अपना ग्रुप बनाना पड़ता था कि किस तरह से हम लोग बात कर ले। आज तक तो आपके सब व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, और उन व्हाट्सएप के हिसाब से आप देखेंगे कि वहां की स्थिति बिल्कुल भिन्न है। आप सुबह से लेकर शाम तक रोज मैसेज करिए, अपने यहाँ जो आपके भी निर्धारित नोडल टीचर्स हैं उनसे डेली बात कर लीजिए। तो ये आपको अपने फॉर्मेट्स के आधार पर बच्चों को आइडेंटिफाई करना है कि कितने बच्चे आपके वर्तमान में दिव्यांग हैं, अगले साल के लिए हमारी जो कार्य योजना बन रही है उसमें कितने बच्चे आपके दिव्यांगता के हिसाब से हैं। तो ये आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। आगे की क्या रणनीति रहेगी इसके बारे में नारायण सिंह
से बात करूंगा कि वो आपको मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। थैंक यू सर। सभी साथियों को नमस्कार। हम लोग आगे की जो महीना है अप्रैल का, उसमें चार बेसिकली काम फोकस में रहेंगे। नंबर 1 कि जो स्क्रीनिंग है वो सारी स्क्रीनिंग कंप्लीट होनी है अप्रैल में, और उसके बारे में 2 बातें महत्वपूर्ण है। नंबर 1 ये आप नोट कर लें कि स्क्रीनिंग का जो डाटा एंट्री है वो केवल जो संभावित बच्चे निकलेंगे जिनमें बैरियर्स की संभावना है या जिनमें कोई विशिष्ट आवश्यकताओं की संभावना व्यक्त की गई है ऑब्जर्वेशन के द्वारा। अगर नोडल टीचर ने चेकलिस्ट के आधार पर बच्चों को देखा है और उनको लगता है कि 100 बच्चों में अगर 10 बच्चों में भी संभावना है, तो केवल उन्हीं 10 बच्चों की डाटा एंट्री समर्थ मोबाइल ऐप पर नोडल टीचर के द्वारा की जाए। आप उसमें समय समय पे सपोर्ट करेंगे। बच्चों की डाटा एंट्री की जो है वो मोबाइल ऐप पर ही की जाएगी। ये बहुत नहीं थी जो अभी ट्रेनिंग सेशन सीमेट प्रयागराज में हुए हैं, वहां पे भी आधे लोग जो जिन बच्चों में बैरियर होंगे, संभावना होगी कि विशिष्ट आवश्यकता जो बच्चे हैं उनकी एंट्री होगी, और आधे लोग कह रहे थे कि सभी बच्चों की एंट्री होगी। तो लेटर में भी लिखा है 2 फेज में, इसीलिए वो करने को कही गई थी कि पहले फेज में टीचर ऑब्जर्वेशन के द्वारा देखेगा और सेकेंड फेज में ऑब्जर्वेशन में जितने बच्चे निकलेंगे उनकी डाटा एंट्री करनी है। ये क्लियर पत्र में भी लिखा हुआ है। तो पुनः सभी को फिर बता रहे हैं कि जो बच्चों में संभावित बैरियर्स होंगे, विशिष्ट आवश्यकताएं होंगी, उन्हीं बच्चों की डाटा एंट्री समर्थ मोबाइल ऐप में नोडल टीचर के द्वारा की जाएगी, लेकिन समस्त स्पेशल एजुकेटर के द्वारा विद्यालय भ्रमण के समय उन्हें सपोर्ट प्रदान किया जाएगा। नंबर 2, भी 88 एजुकेटर्स का 3 दिन का ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया है, जिनमें महाराजगंज, गोंडा, बांदा, जालौन, अमेठी, लखनऊ, संत कबीर नगर, बस्ती, सहारनपुर, बदायूं, महोबा, ललितपुर, बुलंदशहर, गोरखपुर एवं बाराबंकी के एजुकेटर्स जो नव चयनित हैं उनको उन्मुखीकृत किया गया है। वार्तालाप करने पर उन्होंने बताया कि अभी तक उनको मैक्सिमम अधिकतम लोगों को समर्थ पर पंजीकृत रजिस्टर्ड नहीं किया गया। तो समस्त जिला समन्वयक प्लीज आज ही उनका जो पंजीकृत जो मोबाइल नंबर है वो समर्थ ऐप पे आप पंजीकृत करें, जिससे कि आगे की कार्रवाई वो आईपी या आईपी एक्टिविटी या विद्यालय भ्रमण जो भी है या जियो लोकेशन जो करेंगे वो प्रोसेस अपना स्टार्ट कर देंगे। थर्ड पॉइंट है, ये 27 मार्च को एक राजपूर्णा कार्यालय के पत्रांक 13,502 जारी किया गया है, और जिसमें आपको सभी को पता है कि आपका जो बेसिक जो काम होता है वो 3 लोकेशंस पे होता है। गंभीर एवं बहुत दिव्यांग बच्चे के घर पर, नंबर 2 ब्लॉक संसाधन केंद्र पर, और विद्यालय स्तर पर। इन 3 लोकेशन पे आप प्राय करते हैं, और इन तीनों लोकेशंस का जियो टैग किया जाना है। जियो टैग की प्रक्रिया क्या है तो इस पत्र में बहुत ही सरल ढंग से बताई गई है। तो इसमें मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि सारे परिषद के प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, कंपोजिट स्कूल एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का जियो टैग नोडल टीचर के द्वारा की जाएगी। समर्थ मोबाइल ऐप में ये मॉड्यूल है जियो टैग स्कूल का, वहां से क्लिक करके ये प्रोसेस होगी, और प्रोसेस इस पत्र में लिखी हुई है। इसके बाद आता है ब्लॉक संसाधन केंद्र। ब्लॉक संसाधन केंद्र का जियो टैग फिजियोथेरेपिस्ट
और स्पीच थेरेपिस्ट के द्वारा किया जाएगा। इसकी भी प्रक्रिया इस पत्र में लिखी हुई है। इसी तरह बच्चों के जो गंभीर एवं बहुदिव्यांग बच्चे, जो होम बेस्ड एजुकेशन जिन बच्चों को प्रदान की जा रही है, उन बच्चों के कार्यस्थल का जियो टैग स्पेशल एजुकेटर्स एवं फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा किया जाएगा। लेकिन ये नोट कर लें कि ब्लॉक संपर्क केंद्र और स्कूल का जियो टैग आज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे जनपदों ने बहुत अच्छा कवरेज किया है। गोरखपुर, झांसी ने काफी संख्या में स्कूलों का जियो टैग कर लिया है। कुछ जनपदों ने 2 अंकों तक, कुछ जनपदों ने 3 अंकों तक की संख्या में जियो टैग स्कूल का किया है। लेकिन होम बेस्ड के बच्चों का जो जियो टैग होगा वो 1 अप्रैल से इफेक्टिव होगा। तो जब भी आप होम बेस्ड के लिए बच्चे के घर पे जाते हैं, वहां पे आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है। मोबाइल ऑन करेंगे, बच्चे को जो आप शिक्षित प्रशिक्षित करेंगे, उस प्रोसेस को एक लाइन में आप रिमार्क में आईपी एक्टिविटी में लिखेंगे, आपका ऑटोमेटिक जियो टैग हो जाएगा। तो इस तरह से ये 10 अप्रैल तक का उस पत्र में समय दिया गया है। 10 अप्रैल तक उसको ये तीनों लोकेशन का जियो टैग किया जाना है। रखा है मेरे सामने। चौथा पॉइंट है, सिनोप्सिस का है, फाइल का है। समर्थ ऐप पर बच्चों को जितनी भी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, मेडिकल एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है, टेक्स्ट बुक है, स्टाइपेंड है, एस्कॉर्ट अलाउंस है, एनलार्ज पार्ट पुस्तकें हैं, या होम बेस्ड वाले बच्चों के लिए जो स्पेसिफिक टीएलएम दिया गया है, उन सब का डाटा एंट्री का प्रोविजन समर्थ मोबाइल ऐप में है। तो सभी स्पेशल एजुकेटर्स अगर उनके क्षेत्र में किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की कोई सुविधा समस्या से प्राप्त हुई है, उसकी डाटा एंट्री 10 दिन के अंदर की जानी अनिवार्य है, जिससे कि हम भविष्य की प्लानिंग करने में हमें वो डेटाबेस आसानी होगी। अगर जब तक आप डाटा एंट्री नहीं करोगे तो हमें यहाँ पे ये दिखाई पड़ेगा कि इस बच्चे को अभी तक कोई भी फैसिलिटी नहीं मिली हुई है। इसी के साथ साथ अभी भी देखा जा रहा है कि पोर्टल पे समर्थ में बहुत सारा इनकम्प्लीट डेटा है, जैसे कि चाइल्ड रजिस्ट्रेशन में बच्चे का फोटो अपलोड नहीं है, या और भी फोन नंबर सही नहीं है। तो इस तरह का भी डेटा आप करेक्ट कर लें फर्स्ट वीक में, अप्रैल के फर्स्ट वीक में। और अभी मैनुअली करना पड़ेगा। बच्चों का जो क्लास ट्रांसफर होगा, बच्चे 4 से 5 में जाएंगे, तो वहां पे भी आपको वो अपडेट डेटा भी आपके एरिया के, न्याय पंचायत एरिया के विद्यालयों के बच्चे हैं, तो ये सभी डेटा आपको अपडेट करना है। इसके साथ ही ये देखा जा रहा है कि आईपी एक्टिविटी सारे लोगों ने आईपी बना लिया है, लेकिन आईपी एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो उसमें यही प्रूफ है कि हम पोर्टल पे देखते हैं कि रिमार्क होता है। रिमार्क में आपने अगर बच्चे को कुछ शिक्षित प्रशिक्षित किया है, उसमें अगर 1 लाइन 2 लाइन में आपने लिखा है कि आपने बच्चे को क्या सिखाया है, किस तरह सिखाया है, टीएलएम क्या यूज किया है, तो तभी ये माना जाएगा कि आपने एक्टिविटी की है। ऐसा नहीं आप बच्चे के पास तक गए या विद्यालय तक गए और वापस आ गए तो वो एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा ये है कि अब हम लोग क्रॉस डिसेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यूनिट नहीं होगी, जैसा कि अभी भी स्वयं बहुत सारे जिलों में 20 बच्चों का यूनिट बना रखा है, जबकि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ब्लॉक में 20 टोटली ब्लाइंड बच्चे हैं नहीं। तो क्रॉस डिसेबिलिटी का मतलब ये है कि आप विद्यालय जा रहे हैं, अगर आपको इंटेलेक्ट बच्चा भी है तो आपको उसको भी बेसिक नॉलेज, उसको बेसिक ज्ञान देना पड़ेगा, और कोशिश ही की जाए कि टीचर को कैपेसिटेट किया जाए, उनका क्षमतान किया जाए,
जो भी आपको ट्रेनिंग मॉड्यूल्स दिए गए हैं वो सारे उनके साथ शेयर किए जाएं, क्योंकि ज्यादातर समय जिन जिन 15 जनपदों के जो ट्रेनिंग हो गई और जो नए सिलेक्ट हुए हैं इनके लिए पेमेंट जारी हो गया है। तो अभी सारे लोग प्रायोरिटी के आधार पे लोगों का वहाँ पे पेमेंट इश्यू करवा दें। थैंक यू। हाँ परवेज जी। आप सभी को नमस्कार। मैं निर्मल वर्मा, कंसल्टेंट इंक्लूसिव एजुकेशन, राज्य परियोजना कार्यालय। मुझे आपसे 2-3 बहुत छोटे छोटे मुद्दों पर बात करनी है। एक तो है, आप सभी लोगों को बहुत बहुत आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया कि मैक्सिमम लोगों को, मैक्सिमम बच्चों को एस्कॉर्ट और स्टाइपेंड आप लोगों ने काम किया। ये प्रक्रिया काफी नई थी आप लोगों के लिए। उसके बाद भी नई प्रक्रिया में भी शामिल होकर के आपने अपने लेवल से बहुत अच्छा काम किया और एस्कॉर्ट में हम 95% के करीब और एस्कॉर्ट में स्टाइपेंड में तकरीबन 85 से 90% के आसपास की हमारे सक्सेस रेट रहा है। इसको 100% करना होगा और आने वाले वर्ष में हम अपने लक्ष्य को और बढ़ा रहे हैं, तो आपका मेहनत और बढ़ जाएगा। साथ ही आपको ये भी अवेयर कराना है कि इस बार हम लोगों ने 3 बार पेमेंट किया, तो अगले वर्ष हम ये चाह रहे हैं कि ये प्रक्रिया इतनी ना खींचे, क्योंकि उससे आपका भी टाइम है और पूरा सिस्टम उसमें इन्वॉल्व होता है। आप यह सुनिश्चित करें कि जब भी आप बच्चे का चुनाव कर रहे हैं, जिस भी बच्चे को आपने चुना है, उस बच्चे का आधार उसके विद्यालय में लगा हुआ हो। नोडल टीचर से आप देख लें और सुनिश्चित कर लें कि प्रेरणा पोर्टल पर उस बच्चे का आधार और उसके माता पिता या गार्डियन का आधार वहां पर लगा हुआ करा लें। अगर आप ये नहीं देख पा रहे हैं तो आप अपने डीसी को इस बारे में सूचना दें और उस बच्चे का जो भी डेटा है वो डेटा 100% करेक्ट हो। आपके समर्थ के में जो भी आप डेटा देख पा रहे हैं वो डेटा और प्रेरणा का डेटा बिल्कुल मैच करना चाहिए। और उसका बैंक से रिलेटेड जो भी कार्य है वो जैसे बैंक का उसका अगर अकाउंट है तो वो एक्टिव होना चाहिए, वो आधार से लिंक होना चाहिए। और एनपीसीआई जो कि उसके अकाउंट में बैंक मैनेजर है या जो भी स्टाफ है वो चेक लगा देता है। तो ये आपको इंश्योर करना है कि आप बच्चे के अकाउंट में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो बच्चे के अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर हो जाए। दूसरी बात आपसे अटेंडेंस के संबंध में करनी है। बहुत सारे ऐसे स्पेशल एजुकेटर हैं, अटेंडेंस के समय खुद की सेल्फी ना दे करके विद्यालय की तस्वीर यानी तस्वीर वहां पर अपलोड कर रहे हैं। ये बहुत खेदजनक विषय है और उच्चस्थ अधिकारियों द्वारा इस पर गहरी नाराजगी जताई गई है। ये मैं आपको समय से पहले अवेयर क्योंकि आने वाले समय में जब जियो टैगिंग हो जाएगी और सारी व्यवस्थाएं होंगी, ऑटोमेटिकली इसके गंभीर परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। तो ये 2 प्रमुख विषय हैं जिन पर मुझे आपसे चर्चा करनी थी। हम स्क्रीनिंग का जो प्रोसेस है इसको हम और रिफाइन करेंगे ताकि आपको फील्ड लेवल पर आपको मुश्किलों का सामना ना करना पड़े और एक स्मूथ प्रोसेस से बीओ के लेवल से, डीसी के लेवल से और आपके स्तर से, नोडल टीचर के स्तर से डेटा का आदान प्रदान होगा। इसके विस्तृत प्रोसेस के साथ हम आपके साथ आएंगे, हम आपके साथ शेयर करेंगे ये इंफॉर्मेशन। एक बहुत छोटा सा इंफॉर्मेशन हमारी तरफ से था। बाकी चीजों के लिए बैक टू यू सर। किसी की कोई क्वेरी है तो व्यक्तिगत रूप से आप बात कर सकते हैं, RN सिंह बात कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। लेकिन मेरा केवल इतना आग्रह करना है कि कृपया करके आप अपने दायित्वों को जो आपको दिए गए हैं, जो नोडल टीचर्स को नहीं, ये मैं देख लिया है कि कार्य तो अच्छा हो ही रहा है सर, इस महंगाई में मानदेय बढ़ाने कृपा करें, ये तो मैं लगातार पढ़ रहा हूँ। तो ये भी एक है, ये भी इसी के साथ कोरिलेटेड इशू है। तो मेरा आप लोगों से सभी से आग्रह ये है कि इस पर अपने नोडल टीचर्स पर विशेष रूप से आप ध्यान देंगे और उनको जो भी उनके दायित्व है उनको भी आगाह करेंगे ताकि हमारे दिव्यांग बच्चों को अधिक से अधिक सही शिक्षा प्राप्त हो सके। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर से हम एक बार जुड़ेंगे। थैंक यू।